गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक बोला जाता है और इसी प्रागैतिहासिक काल को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले पत्थर की खोज हुई थी और यहीं पर पत्थर का औजार बनाया गया था। इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे स्टोन एज भी बोला जाता है। तो इस सेशन में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को कितने कालखंडों में बांटा गया है और कहां से कहां तक के समय को कौन सा कालखंड बोला जाता है और कौन से कालखंड में महत्वपूर्ण चीज की खोज हुई थी उसको हम लोग इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी, और यदि आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए यह वीडियो जानकारी के लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि आपको यह तो पता चलेगा कि सबसे पहले आगे की खोज कहां पर हुई थी, सबसे पहले कृषि की खोज कहां पर हुई थी और कृषि की शुरुआत कहां से हुई थी, प्लस में तांबे की खोज कहां से हुई थी और कौन से काल को ताम्र काल कहा जाता है, इसके जानकारी तो आपको मिलेगा ना। तो आज के सेशन में हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को कि प्रागैतिहासिक काल जो है, प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है उसको हम लोग कहते हैं पुरापाषाण काल, सेकंड को मध्यपाषाण काल, थर्ड को नवपाषाण काल और फोर्थ को हम लोग ताम्रपाषाण काल कहते हैं। बट थोड़ा सा हम पीछे की कहानी थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए जो भी चीज़ वहाँ पर मिली है उसका वस्तु ही मिली है, वहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे आज हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो पढ़ लिख गए तो कोई भी चीज़ यदि हम लोग देखते हैं तो उसको आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन प्रागैतिहासिक काल के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ से सिर्फ वस्तु ही मिली है और उस वस्तु को कहीं पर रखा गया है, वहाँ से कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इसीलिए बोला जाता है, कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है या कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, तो वो है प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सो पढ़े लिखे होते ही नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। और प्रागैतिहासिक काल को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के लोगों को ही आदि मानव कहा जाता था। आदि मानव कहने का मतलब हुआ कि पहले के लोग जो है सो एक बंदर का रूप होते थे, 4 पैरों पर चला करते थे, बस 2 पैर पर चलते नहीं थे, पूरे शरीर में उसका बाल हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे उस सब में सुधार होते गया, डेवलप होते गया और आज जो है एक इंसान, एक आदमी का रूप हम लोग हैं। बस यहीं से और इसी के काल के लोगों को आदि मानव काल बोला जाता था। पुरापाषाण काल के लोगों को ही प्रारंभिक समय बोला जाता है। जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं ना, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय यदि बोला जाएगा तो पुरापाषाण काल के समय को ही सबसे प्रारंभिक समय बोला जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि यहाँ के लोग खाना बदोश हुआ करते थे। खाना बदोश कहने का मतलब हुआ इसको कोई चीज़ का टेंशन नहीं था, बस खाने से इसका टेंशन रहा करता था। किसी भी तरह से इसका पेट भर गया, बस अब इसको दुनिया में किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इसको ये मतलब नहीं है कि हमारे पापा हैं या हमारे मम्मी हैं। यदि ये भूखे रहा करते थे ना, तो यदि भूख है, इसे भूख लगी है और सामने इसके वृद्ध पापा बैठे हैं तो पापा को भी मार करके ये सब खा जाते थे। यदि इसे भूख लगी रहती थी ना और सामने यदि छोटे बच्चे इसके बैठे हुए हैं तो उस छोटे बच्चे को भी मार करके ये लोग खा जाते थे। इतना ये सब निर्दयी होते थे और इतना दिमाग की इस सब में कमी था। ये सब समझते नहीं थे कि ये मेरे खून का रिश्ता है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारे मम्मी हैं, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब को कोई मतलब नहीं रहता था। बस मतलब क्या रहता था, बस इसका पेट भरना चाहिए था। तो यहाँ के लोग जो है सिर्फ खाने से मतलब रखते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को खाना बदोश बोला जाता है। तो कहीं पूछा जाएगा कि कौन से काल के लोगों को खाना बदोश बोला जाता है, तो पुरापाषाण काल के लोगों को क्या बोला जाता है, खाना बदोश। पहले जो है कोई भी जानवर खाते थे उसे कच्चा खाते थे, कच्चा जानवर खाते थे। लेकिन क्या हुआ कि पत्थर और पत्थर के टकराने से आग उत्पन्न हुई, और सबसे पहले आग जो उत्पन्न हुई थी पुरापाषाण काल में ही आग उत्पन्न हुई थी। इसीलिए आग की खोज जो है पुरापाषाण काल में माना जाता है। पत्थर और पत्थर टकराने से आग लगी होगी और आग लगने से हो सकता है कि जानवर जला होगा और जा करके धीरे धीरे वो सब जो है कोई जला हुआ जानवर खाया होगा, और जो कच्चा जानवर खाता था वो पका हुआ जानवर यदि खाया होगा थोड़ा टेस्ट तो लगा होगा, इसलिए
ये माना जाता है कि यहाँ से जो है सो पका करके लोग भी खाने लगे थे। जैसे पहले कच्चा जानवर खाते थे, लेकिन आग की खोज हो गई तो यहाँ से लोग अब जानवर को पका करके खाने लगे। तो आग की खोज भी पूरा पाषाण काल में ही माना जाता है। पहले जानवर जो थे उस जानवर को सब हाथ से पकड़ लेते थे और ताकतवर भी होते थे। ये सबको डर भय रहता ही नहीं था, बिल्कुल डर नहीं लगता था। ये सबको किसी भी तरह से उसको पकड़ लिया और जिंदा ही सही उसको खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सब में दिमाग आते गया और सोचा कि इसको काटना भी चाहिए। तो काटने के लिए लोगों ने क्या किया, पत्थर का औजार बनाना शुरू किया। लेकिन वो पत्थर का औजार बड़ा बड़ा औजार बनाते थे और उस पत्थर के औजार से अब यहाँ के जानवरों को मार करके लोग खाया करते थे। इसलिए पत्थर का बड़ा बड़ा हथियार यहाँ से मिला है। कहाँ से? तो पूरा पाषाण काल से। अब हम लोग समझते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है हथियार छोटे छोटे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों में थोड़ा दिमाग आ गया था, थोड़ा सद्बुद्धि आ गए थे, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि नहीं, बड़ा बड़ा औजार यदि लेंगे तो उससे हम किसी जानवर को काट नहीं सकते, छोटा छोटा कुट्टी कुट्टी नहीं कर सकते। तो ये लोग जो है सो क्या किए, छोटा छोटा हथियार बनाए, पत्थर का जो है सो छोटा छोटा हथियार बनाए और उसी से जानवर को काट करके खाते थे। उसके बाद जो है, जो आज हम लोग संस्कार जानते हैं, जैसे कि आज जो है सो अपने मम्मी अपने पापा को पाँव छूते हैं, वो भी एक तरह का संस्कार है। यदि हम लोग इस पृथ्वी पर सबसे पहले इस गर्भ की दुनिया से इस पृथ्वी पर आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को लकड़ी का सूप पर उतारा जाता है, तो वह भी एक संस्कार है। जब कोई आदमी मर जाती है और उसको जला दिया जाता है तो जलाना भी एक तरह का संस्कार है और वह सबसे अंतिम संस्कार है, इसीलिए उसको सबसे अंतिम संस्कार भी बोला जाता है। टोटल 16 संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार माना जाता है कि इस हिंदू परंपरा में टोटल कितना संस्कार है, तो 16 संस्कार। और 16 संस्कार में पहला संस्कार, जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसे कोई लकड़ी के बर्तन में, लकड़ी कुछ भी, जैसे कि सूप होता है ना, तो बच्चे को जब जन्म दिया जाता है तो उसे सूप में जन्म दिया जाता है, बेड पर डायरेक्ट जन्म नहीं दिया जाता है। लेकिन आजकल ऐसा अलग हो गया है कि आजकल जो है सो बेड पर भी जन्म दे देते हैं। लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार ये माना जाता है कि यदि आप बच्चे को जन्म दे रहे हैं ना, तो आप उसे सूप पर जन्म दीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप उसे बेड पर रखिए, उसे गोद में रखिए। तो जो सूप पर बच्चों को जन्म दिया जाता है उसे पहला संस्कार माना जाता है। हम लोग मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पापा हैं, हमारे मम्मी, उसको प्रणाम करते हैं। हम लोग अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं, गुरुजनों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। वो क्या है, एक तरह का संस्कार है ना। एक पत्नी अपने पति की पतिव्रता धर्म के लिए न जाने कौन कौन से धर्म करती, कौन कौन से पूजा पाठ करती है, वो भी एक तरह का क्या है, संस्कार है ना। तो जो संस्कार की शुरुआत हुई थी, वह संस्कार की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी। और टोटल कितना संस्कार है, तो 16 संस्कार है। और उनमें से सबसे अंतिम संस्कार माना जाता है, क्या पता है, जब कोई इंसान मर जाते हैं तो उसे जाकर के जला दिया जाता है ना, तो सबसे अंतिम, मतलब कि अब वो इंसान तो जिंदा होगा नहीं, उसका अंतिम समय वही था, इसलिए उसे अंतिम संस्कार माना जाता है। तो सबसे अंतिम संस्कार, किसी को अंतिम संस्कार करना यानी जला देना होता है। तो संस्कार, 16 संस्कार की खोज जो हुई थी मध्य पाषाण काल में ही हुई थी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह भी है कि जो जानवर के अवशेष हैं, छोटा छोटा हड्डी, जो जानवर का हड्डी होता है ना, छोटा छोटा या बड़ा बड़ा, तो जानवर का अवशेष भी मिला है मध्य पाषाण काल में। अवशेष डेट मीन्स उसको हम लोग हड्डी कह सकते हैं। हड्डी, मांस तो बचेगा नहीं, क्योंकि मांस तो सड़ गल जाएगा, वो तो बचने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अब बचेगा कौन, तो हड्डी बचेगा। तो हड्डी के अवशेष भी मिला है इसी मध्य पाषाण काल में। और ये जो हड्डी का अवशेष मिला है वो आजमगढ़ से मिला है। और आजमगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये MP में पड़ता है, जिसको मध्य प्रदेश बोला जाता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है आजमगढ़, और उसी आजमगढ़ में जानवर का अवशेष मिला है। अब हम लोग बात करते हैं नव पाषाण काल। पहले जो इंसान रहा करते थे ना, वह घुमंतु हुआ करते थे। घुमंतु कहने का मतलब हुआ एक जगह फिक्स नहीं रहते थे। कुछ दिन यहाँ पर रहा, यहाँ मन नहीं लगा, दूसरे जगह चल गया, वहाँ गया, फिर वहाँ भी मन नहीं लगा, तीसरे जगह चल गया। उसके पास ऑप्शन था। आज यदि हम लोग चाहेंगे कि कुछ दिन यहाँ पर रह करके वहाँ चल जाए, वहाँ रह करके वहाँ चल जाए, तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज आबादी इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। लेकिन उस टाइम आबादी नहीं था, पूरा जमीन, पूरा धरती खाली ही खाली था।
जिसकी वजह से कुछ दिन यहाँ पर रहते थे, अब वहाँ पर जंगल का कटाई कर दिया, वहाँ से कुछ कृषि वगैरह कर लिया, फिर वहाँ जब उब गया तो वह फिर से दूसरी जगह चल जाते थे, फिर वहाँ से उब गया फिर वहाँ तीसरी जगह चल जाते थे, इस तरह होता था। लेकिन नवपाषाण काल में ऐसा हुआ कि यहाँ के लोग जो है सो अस्थाई आवास बनाने लगे, मतलब घर बनाने लगे। पहले जो है सो पेड़ के नीचे रहा करते थे, कोई भी इंसान जो है सो पेड़ के नीचे रहा करते थे, लेकिन पानी, धूप, गर्मी, बरसात से बचने के लिए धीरे धीरे इस सब में दिमाग आया और ये लोग झोपड़पट्टी बनाना शुरू किए। और झोपड़पट्टी बनाना जब शुरू किया ना तो ऊपर में जो पत्ता वगैरह होता है ना, पत्ता वगैरह को ढकना शुरू किया, एक तरह से झोपड़पट्टी बनाया। लेकिन अब धीरे धीरे ये सब घूमना नहीं पसंद करते थे, सोचे कि कब तक हम घूमते रहें, आखिर में एक अस्थायी जगह ही ले लेते हैं, उसके बाद यहीं पर रहेंगे, बस जाएंगे। इसलिए नवपाषाण काल में सबसे पहले लोग जो है अस्थाई आवास मतलब अस्थाई घर बनाना शुरू कर दिए। यहाँ के लोग जो है सब भटकना छोड़ दिए। और हम लोग पढ़ते हैं कृषि, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कृषि के बिना हम लोग जिंदा नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक हमारा पेट नहीं भरेगा हम लोग जिंदा नहीं है। पापी पेट का सवाल है, जब तक पेट नहीं भरेगा हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नहीं रख सकते। इसलिए कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कृषि की शुरुआत जो है अस्थायी रूप से या व्यवस्थित रूप से जो हुआ था यहीं से हुआ था। यहाँ कृषि की शुरुआत मध्यपाषाण काल में हुई थी, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित रूप से नहीं होता, कहीं कहीं कुछ भी चीज़ का कृषि हो जाता था, किसी भी चीज़ का खेती हो जाता था। लेकिन अस्थायी रूप से जो कृषि की शुरुआत हुई थी, वह अस्थायी रूप से कृषि की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। और यहीं पर जो है सो कृषि और पशुपालन कहने का मतलब हुआ कि जानवरों को पालने की प्रथा जो है या जानवरों को पाला जाने लगा यहीं से। पहले जानवर को पाला नहीं जाता था, उसी तरह से छोड़ देता था, जानवर भटकते रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन ये लोग जब आए नवपाषाण काल के लोग, ये लोग क्या करने लगे? जानवर को पालने लगे। और सबसे ज़्यादा जानवर जो पाले जाते थे वो बकरी पाले जाते थे। बकरी हो गया, ऊँट हो गया, सूअर हो गया, ये सब जानवर को पालते थे ये लोग। और कृषि की यदि बात बताते हैं तो कृषि में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले जो कृषि हुई थी धान और ये गेहूं और जौ की जो सबसे पहले कृषि हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में दो पहाड़ी है, एक सुलेमान और किरथर। इसी सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती हुई थी। लेकिन इतिहास में थोड़ा टर्न करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जौ की जो खेती हुई थी यहाँ पाकिस्तान से भी पहले हो चुका था, वो ईरान में हो चुका था। ईरान एक जगह है, देश है, यहाँ सबसे पहले जौ की खेती हो चुकी थी और यहीं पर जौ की खोज हो गया था और यहीं से जौ की खेती की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन गेहूं की यदि बात करते हैं तो गेहूं की खोज सबसे पहले मेहरगढ़ में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गेहूं की खोज सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ पता है? बस वही पाकिस्तान में ही मेहरगढ़ है और वहीं पर गेहूं की खोज भी हुई थी। और चावल और धान की बात है तो सबसे पहले चावल और धान की खोज, या धान बोलो या चावल बोलो, बात तो एक ही, धान से ही तो चावल बनती है, चावल से धान थोड़े ना बनता, धान से ही चावल बनती है ना। तो दोनों ही लिख दिए। एग्जाम में यदि किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। धान पूछे या चावल पूछे, उसकी खोज कहाँ हुआ था? कोल्डिहुआ में। लेकिन अबर कुछ दिन पहले पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि धान की खोज कहाँ हुआ था, तो कोल्डिहुआ ऑप्शन ही नहीं दिया था, ऑप्शन लोहरादेव था। तो अबर हाल फिलहाल में रिसर्च के बाद ये पता चला कि सबसे पहले धान की जो खोज हुई थी ना वह लोहरादेव में हुई थी। इसलिए धान की खोज यदि पूछेगा तो कोल्डिहुआ यदि ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या मार के आना है? लोहरादेव। तो ये कृषि के बारे में थोड़ा समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नवपाषाण काल के अगला पॉइंट है कि इसी काल में सबसे पहले पहिया मिला है। यहाँ पर नवपाषाण काल में पहिया समझते हैं किसको बोलते हैं? बैलगाड़ी आप समझते होंगे, जहाँ पर दो बैल को उसमें बांध दिया जाता है और वो बैलगाड़ी को खींचता है। पहले के ज़माने में जो है सो बैलगाड़ी से ही बारात लोग जाते थे। उस टाइम मोटरसाइकिल या साइकिल नहीं हुआ करता था तो बैलगाड़ी से जाते थे। तो यहाँ बैलगाड़ी का पहिया मिला है नवपाषाण काल में, बैलगाड़ी का पहिया मिला। हो सकता है कि बैलगाड़ी चलाते होंगे। और यहीं से मनका बनाने का प्रारंभ हुआ था। मनका किसे कहते हैं? तो मिट्टी का कोई बर्तन,
कोई भी बर्तन मिट्टी का बना होता है ना, उसको मन का बोला जाता है, या उसी को एक और नाम से जानते हैं, उसको मृदभांड बोला जाता है, मृदभांड। तो मृदभांड भी यहाँ से मिला है। पहले क्या किया करता था पता है, जो मिट्टी रहता था, मिट्टी को उसी तरह से तोप ताप के किसी तरह से कर दिया, फैला दिया, लेकिन उसी में धीरे धीरे डिजाइन बना दिया और उस मिट्टी को धीरे धीरे जो है सो घड़ा बना दिया। और आज जो हम लोग घड़ा पानी पीते हैं ना, गर्मी के दिनों में घड़ा, आज तो घड़ा का नामो निशान खत्म हो गया है। आजकल तो फ्रिज आ गई है, फ्रिज वाला पानी, लेकिन फ्रिज वाला पानी हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। घड़ा वाला पानी हेल्पफुल होता है, लेकिन घड़ा वाला पानी पीता कौन है? तो घड़ा जो आज हम लोग देखते हैं, उसकी प्रारंभ जो हुई थी वह प्रारंभ नवपाषाण काल में ही हो गई थी। जो घड़ा आज हम लोग, जिससे हम लोग पानी पीते हैं, या छठ के दिनों में घड़ा में कहीं कहीं जो है किसी जगह पर क्या किया जाता है, उसमें प्रसाद भी बनाया जाता है। तो उस घड़ा की प्रारंभ जो हुई थी वो नवपाषाण काल में ही हो गई थी। तो नवपाषाण काल में क्या क्या चीज़ की खोज हुई थी? अस्थायी आवास, कृषि और पशुपालन, पहिया, मन का घड़ा। अब बात है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में बस एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पर तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। और ताम्रपाषाण काल में ही तांबे की जो खोज हुई थी, उसी तांबे से बहुत तरह के चीज़ बनाए जाने लगे। जैसे हम लोग समझेंगे कि धान काटने वाला जो हंसुआ होता है, हंसुआ, वो हंसुआ भी इसी तांबे से बनाया जाता था, पत्थर से भी बनाया जाता था। उसको भी हम लोग आगे सेशन में पढ़ेंगे, आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ताम्रपाषाण काल में कि यहाँ से तांबे की खोज हुई थी, इसलिए इस काल को क्या बोला जाता है? ताम्रपाषाण काल। दो जगह का नाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एक है दमदमा और दूसरा है महदहा। दमदमा से शव मिला है, जो इंसान है ना, तो इंसान का गाड़ा हुआ शव मिला था। जैसे कि पहले क्या करते थे, आदमी को खा जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मध्यपाषाण काल आया तो यहाँ के लोग समझदार होते गए, और जब समझदार होते गए तो सब कोई अब खाते नहीं थे, वो सब क्या करते थे, कब्र में खोद करके उसको गाड़ देते थे। तो वो जो गाड़ा हुआ जो शव मिला है वह कहाँ पर मिला है? दमदमा एक जगह है, और वहीं से गाड़ा हुआ मनुष्य का शव मिला है। और एक जगह है महदहा, महदहा से हड्डी का औजार मिला है। समझिए, पत्थर का औजार तो हम लोग जानते हैं कि पत्थर के औजार जो मिला था, बड़ा बड़ा पत्थर का औजार, वो पूरा पाषाण काल में मिला था। लेकिन जो हड्डी का औजार है, वो हड्डी का औजार कहाँ से मिला था? महदहा से मिला था। तो इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल को 4 खंडों में बांटा गया था, और 4 खंडों को हम लोग आज समझे। उसमें से पहला जो है पूरा पाषाण काल, और यह जो है सो 12 लाख BC से 12,000 BC काल के समय को पूरा पाषाण काल बोला जाता है। अब AD और BC थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है AD। जैसे कि 0 से हम लेते हैं, ईसा मसीह एक भगवान है। ईसा मसीह का जन्म जब होता है, उस ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC बोला जाता है, और उस ईसा मसीह के बाद के समय को AD बोला जाता है। तो जो भी कालखंड हम लोग पढ़ते हैं वो पहले वाला पढ़ रहे हैं, इसलिए इस सबको BC बोला जाता है। तो 25 लाख से 12,000 के बीच के समय को पूरा पाषाण काल बोला जाता है, और 12,000 से 5,000 के बीच के समय को मध्य पाषाण काल बोला जाता है, और 5,000 से 3,000 के बीच के समय को नव पाषाण काल बोला जाता है, और 3,000 के बाद के समय को ताम्रपाषाण काल बोला जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग मध्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, या उसी को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कल की क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आज की सेशन को हम यहीं पर एंड अप करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।